हेलो प्यारे बच्चों। आज हम फिफ्थ क्लास का इंग्लिश का प्रैक्टिस पेपर देखेंगे। तो ये इसका टाइम है 2 आवर्स का और मार्क्स हैं 50। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं पहले। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। क्वेश्चन पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। अब जो आपका इंग्लिश का पेपर है ना वो 4 भागों में बटा हुआ है। सेक्शन ए है रीडिंग और सेक्शन बी है राइटिंग, सी है ग्रामर और डी है टेक्स्ट बुक। तो सेम हमने ऐसा ही हिंदी के पेपर में भी देखा था कि हिंदी का पेपर भी 4 भागों में बटा होता है। उसमें भी पठन, लेखन, व्याकरण और पाठ्य पुस्तक होते हैं। तो उसी प्रकार से इंग्लिश में भी आपका रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर और टेक्स्ट बुक चारों के अलग अलग पार्ट होते हैं और चारों के मार्क्स भी यहाँ लिखे हुए हैं। पहले 3 सेक्शन 10-10 नंबर के हैं और जो डी सेक्शन है वो 20 नंबर का है। तो हम सेक्शन ए की तरफ चलते हैं। मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन इज़ इंडिकेटेड अगेंस्ट इट, कि जो भी उस क्वेश्चन का मार्क्स होंगे वो उसके सामने ही इंडिकेटेड होंगे। जैसे यहाँ सेक्शन ए है रीडिंग, तो जैसा कि हम पढ़ के ही हमें समझ में आ रहा है कि रीडिंग यानी कि इसमें हमको रीडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले हमको एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा और उसके बाद हमसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हमें उसको आंसर करना है। यहाँ देखिए 5 × 1 लिखा है, यानी कि 5 क्वेश्चन होंगे और एक एक नंबर के होंगे। तो यानी कि 5 सवाल हैं एक एक नंबर के, तो यानी टोटल हमें 5 मार्क्स इसमें मिल सकते हैं। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। Read the following passage and answer the question given below. Rani loved the garden near her house. Every morning she walked there to watch the colorful butterflies and listen to the birds sing. रानी को अपने घर के पास एक गार्डन है, वो उसको बहुत पसंद है। हर रोज़ सुबह वो वहाँ जाती है और कलरफुल बटरफ्लाइज को देखती है और बर्ड्स के सॉन्ग को सुनती है। द फ्लावर्स ब्लूम्ड ब्राइटली इन द सनलाइट। फ्लावर्स बहुत अच्छे से ब्लूम करते हैं, खिल जाते हैं ब्राइट सनलाइट में। शी ऑफन हेल्प्ड द गार्डनर बाय वाटरिंग द प्लांट्स। और वो गार्डनर की यानी जो माली है उस गार्डन का, जो पेड़ पौधों का, फूलों का ध्यान करता है, रख रखाव करता है, उसको गार्डनर कहते हैं, हिंदी में माली कहते हैं। तो वो माली की मदद करती है बाय वाटरिंग द प्लांट। पेड़ों में, पौधों में पानी डालकर वो गार्डनर की हेल्प करती है। वन डे शी फाउंड अ टाइनी इंजर्ड बर्ड। अब एक दिन क्या हुआ, उसको एक छोटी सी इंजर्ड बर्ड मिली। इंजर्ड यानी ज़ख्मी, जिसको चोट लगी हुई है उसको कहते हैं इंजर्ड। तो एक ज़ख्मी चिड़िया उसको मिली। जेंटली, आराम से, शी पिक्ड इट अप एंड टुक इट होम टू केयर फॉर इट। अब उसने बहुत ही सहज, बहुत ही हल्के, बहुत आराम से उसको उठाया और वो उसको अपने घर ले गई, उस बर्ड को। स्लोली द बर्ड गॉट बेटर एंड फ्लू अवे हैप्पीली। और धीरे धीरे वो बर्ड जो थी, जो इंजर्ड बर्ड थी, वो ठीक हो गई और फिर वो हैप्पीली वहाँ से उड़कर चली गई। तो ये हमारा पैसेज था, ये अनसीन पैसेज है। अब हमें इसके आंसर देने हैं। ए क्वेश्चन है, व्हाट डिड रानी लाइक टू वॉच इन द गार्डन। रानी को क्या देखना पसंद था। वॉच यानी क्या देखना उसको गार्डन में पसंद था। तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे क्लियरली लिखा है शी वॉक्ड देयर टू वॉच द कलरफुल बटरफ्लाइज। अब यहाँ लाइन में देखिए, वॉच द कलरफुल बटरफ्लाइज, यानी वॉच क्या क्या देखना पसंद है, कलरफुल बटरफ्लाइज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3, थर्ड वाला बटरफ्लाई। वॉट डिड रानी डू टू हेल्प द गार्डनर। अब रानी क्या करती है गार्डनर की हेल्प करने के लिए। तो यहाँ पर आप लाइन देखिए, यहाँ पे लिखा है शी ऑफन हेल्प्ड द गार्डनर। इस लाइन से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे हेल्प की बात हो रही है और गार्डनर की बात हो रही है बाय वाटरिंग द प्लांट, कि प्लांट्स में पानी डाल के वो हेल्प करती है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन, वाटर द प्लांट्स। देखिए, कनेक्शन बिठाने की कोशिश कीजिए कि जो उस लाइन में लिखा है, जो क्वेश्चन में पूछा है, वो यहाँ पे कहाँ लाइन में लिखा है और उसमें क्या ऑप्शन है, उसको इन ऑप्शंस में ढूंढने की कोशिश करिए। तो इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन का जवाब नहीं भी आ रहा है तो भी आप थोड़ा कनेक्शन बिठाइए, वर्ड्स को मिलाने की कोशिश करिए। इससे क्या होगा कि आप उस सवाल का आंसर कर पाएंगे। ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन पार्ट नंबर सी। वॉट डिड रानी हियर इन द गार्डन? हियर का मतलब होता है सुनना। रानी को गार्डन में वो क्या सुनती थी? तो अब यहाँ अगर आप ऑप्शन में देखिए कि रानी को क्या सुनना है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर हम किसी गार्डन में जा रहे हैं तो गार्डन में हमको क्या कार की आवाज़ सुनाई देगी? नहीं। क्या हमें घंटियाँ सुनाई देगी? नहीं। हमें डॉग्स की भौंकने की आवाज़ आएगी? नहीं। हमें बर्ड्स की आवाज़ आएगी? बर्ड्स ही होंगी वहाँ पर। ओके, तो एक तरीका तो ये हो सकता है, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि वापस से पैराग्राफ में जाइए और पढ़िए कि पैराग्राफ में क्या लिखा है कि रानी को गार्डन में क्या सुनना पसंद था। क्या, इस वर्ड को देखिए, हियर। हियर को देखिए कि कहाँ पे हियर वर्ड लिखा है पैराग्राफ में, और उससे थोड़ा कनेक्शन बनाने की कोशिश करिए। तो हम वापस से पैराग्राफ में अगर आते हैं, ओके, तो यहाँ लिखा है शी वॉक देयर टू वॉच कलरफुल बटरफ्लाई। वॉच, वॉच यानी देखना, तो बटरफ्लाई देख रही है और सुन क्या रही है? लिसन टू द बर्ड्स सिंग। अब यहाँ पे हियर वर्ड नहीं है, लेकिन हियर का मतलब भी सुनना होता है और लिसन का मतलब भी सुनना होता है। तो यहाँ से आप कनेक्शन कर सकते हैं कि सुनना, क्या सुनना? बर्ड्स को सिंग करते हुए, बर्ड्स को गाते हुए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बर्ड्स सिंगिंग। सेकंड विल बी इसका आंसर। डी क्वेश्चन है, विच डिस्क्राइबिंग वर्ड इज यूज्ड फॉर बटरफ्लाई इन द बटरफ्लाईज इन द पैसेज। अब यहाँ पे हमें बताना है कि बटरफ्लाईज के लिए कौन सा डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज़ हुआ है। तो डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है? डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना। वर्णन करना, उसको, उसके बारे में समझाना। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि कैट को डिस्क्राइब करिए कि कैट क्या होती है, तो आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे कैट को? कि कैट की 4 टांगें होती हैं, एक पूँछ होती हैं, उसके विस्कर्स होते हैं, बाल होते हैं नाक के नीचे, और वो चूहे को बिल्कुल पसंद नहीं करती है, चूहे के पीछे भागती है उसको पकड़ने के लिए, या बर्ड्स को पकड़ती है, म्याऊं करती है। तो ये सब क्या है? हम कैट को डिस्क्राइब कर रहे हैं उसकी अपीयरेंस या उसकी आदतों के हिसाब से। अगर हमको कहें कि काऊ को डिस्क्राइब करिए, तो हम क्या कहेंगे कि उसकी 4 टांगें होती हैं, एक पूँछ होती है, उसके हॉर्न होते हैं, सींग होते हैं। तो यही होते हैं डिस्क्राइबिंग। डिस्क्राइब करने का मतलब यही होता है कि हम किसी चीज़ का वर्णन कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, उसके बारे में उसकी कोई एक खूबी बता रहे हैं। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन में पूछा है कि बटरफ्लाइज के लिए कौन सा डिस्क्राइबिंग शब्द, यानी बटरफ्लाइज को डिस्क्राइब करने के लिए, बटरफ्लाइज का वर्णन करने के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसके लिए हम वापस से पैराग्राफ में ही जाएंगे और देखेंगे कि बटरफ्लाइज को कैसे डिस्क्राइब किया गया है। तो लेट्स गो अगेन टू द पैराग्राफ, एंड हियर वी कैन सी Rani loved the garden near her house. Every morning she walked there to watch the colorful butterflies and listen to the birds sing. अब इस लाइन को ध्यान से पढ़िए। She walked there to watch the colorful butterflies. यहाँ पर बटरफ्लाइज को कैसे डिस्क्राइब किया गया है? बटरफ्लाइज को बोला गया है कलरफुल बटरफ्लाइज, रंग बिरंगी तितलियाँ, रंग बिरंगी तितलियाँ। यानी कि बटरफ्लाइज को कैसे डिस्क्राइब किया गया, उसके बारे में क्या बताया गया, क्या उसकी खूबी बताई गई।
तो बताया गया है कि वो कलरफुल हैं, रंग बिरंगी हैं। तो यानी कि क्या उनके लिए डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज़ किया है? उनके लिए डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज़ किया है कलरफुल। क्या यूज़ किया है? कलरफुल। डिस्क्राइबिंग वर्ड को हम हिंदी के विशेषण से भी समझ सकते हैं। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण शब्द कहते हैं, और इंग्लिश में उनको डिस्क्राइबिंग वर्ड भी कहा जाता है। ओके, तो तितली की विशेषता क्या है कि वो रंग बिरंगी है, तो इसीलिए उसको डिस्क्राइबिंग वर्ड में क्या उसका आंसर हो गया? कलरफुल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the opposite of slowly as used in the passage? अब कहानी में पैसेज में स्लोली शब्द यूज़ किया था जब लास्ट में रानी को इंजर्ड बर्ड मिलती है, तो वो उसको अपने घर ले जाती है और उसकी बहुत केयर करती है। तो धीरे धीरे वो बर्ड जो है ठीक हो जाती है और फिर वो उड़ जाती है खुशी से। तो यहाँ पे स्लोली वर्ड यूज़ हुआ था यहाँ पर। तो अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि स्लोली का अपोजिट क्या होगा। तो अपोजिट शब्द वो शब्द होते हैं जिसका उनसे उल्टा मतलब होता है, यानी कि स्लोली का मतलब अगर धीरे धीरे है तो उसका उल्टा हमें वर्ड लिखना है जिसका मतलब धीरे धीरे का उल्टा है। तो धीरे धीरे का उल्टा शब्द क्या होगा? जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे कौन सा शब्द है जिसका मतलब है जल्दी? तो वो है क्विकली। क्विकली यानी जल्दी, स्लोली यानी धीरे, क्विकली यानी जल्दी। ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। अब देखिए पहला जो पैराग्राफ था वो अनसीन पैसेज था, यानी कि वो कहीं से भी एक पैसेज उठाकर आपको वो दे दिया गया और उससे आपसे सवाल पूछे गए हैं। लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन है वो सीन पैसेज है। सीन पैसेज क्यों है? क्योंकि वो आपकी किताब में ही जो आपका सिलेबस का चैप्टर है उसमें से वो पैराग्राफ उठाया है। तो रीडिंग में एक सीन और एक अनसीन पैसेज आपके पेपर में आएगा। तो चलिए इसे पढ़ लेते हैं। ये आपके चैप्टर रिप वैन विंकल से लिया गया है। लेट्स स्टार्ट। द ओनली प्रॉब्लम विद रिप वॉज दैट ही वॉज वेरी लेजी. He did not work on his own farm and just idled away his time. तो रिप की एक ही प्रॉब्लम थी, यानी उसमें एक ही गलत चीज़ थी कि वो बहुत लेज़ी था, वो बहुत ज़्यादा आलसी था, उसको बिल्कुल भी काम करना पसंद नहीं था। तो वो बिल्कुल भी काम नहीं करता था अपने फार्म पर। जस्ट आइडल्ड अवे हिज टाइम, यानी कि ऐसे ही अपना टाइम पास करना। आइडल अवे मतलब बिल्कुल ऐसे ही अपना टाइम पास करता रहता था, खाली बैठा रहता था, कुछ नहीं करता था। हिज फेंसेज वर फॉलिंग टू पीसेज। फेंसेज यानी कि जो बाड़ा होता है, जब भी किसी एरिया को कवर करना होता है तो वहाँ पे बाड़ा लगा दिया जाता है ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड कोई भी उसमें पर्सन ना आ पाए या कोई बाहर से कोई जानवर वगैरह ना आए उस एरिया में। तो वो होते हैं फेंसेज। अब क्या है, वो बिल्कुल भी काम नहीं करता था, उसके फेंसेस तक बिल्कुल गिरने वाले हो गए थे, बट उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। हिज काउ वॉज गोइंग एस्ट्रे। उसकी काउ भी ऐसे ही आवारा घूमती रहती थी, उसको इतना भी ख्याल नहीं रहता था कि अपनी काउ को तो एटलीस्ट वो संभाल के रखे। वीड्स ग्रू ऑन हिज फार्म। अब क्या होता है, वीड्स का मतलब होता है खरपतवार, जो जंगली पौधे होते हैं जो एक्चुअली में फसल को नुकसान पहुंचाते हैं और उनको नहीं होना चाहिए। जो भी फार्मर वगैरह होते हैं वो वीड्स को उखाड़ के फेंक देते हैं ताकि उनकी फसलों को नुकसान ना हो। लेकिन रिप वैन विंकल क्या करता था, वो बिल्कुल ही काम नहीं करता था, तो उसके फार्म पे वीड्स भी ग्रो करने लग गए थे और उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। रिप्स कॉन्स्टेंट कंपेनियन वॉज हिज डॉग नेम्ड वोल्फ। रिप का कांस्टेंट कंपेनियन, जो उसका साथी था, कांस्टेंट यानी हमेशा रहने वाला और कंपेनियन यानी साथी, तो उसका वो साथी जो हमेशा उसके साथ रहता था वो था उसका डॉग जिसका नाम था वोल्फ। टू अवॉइड वर्क ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विद हिज डॉग। अब काम से बचने के लिए, काम चोरी में वो क्या करता था, कोई भी व्यक्ति अगर काम से बचना चाहता है तो वो क्या करेगा, जहाँ पे काम हो रहा है वो उस जगह को छोड़ के चला जाएगा ताकि उसको वो काम ना करना पड़े।
तो सेम ऐसे ही रिप भी क्या करता था, वो अपना फार्म छोड़ के जंगल में चले जाता था अपने डॉग के साथ कि उसको वो काम ना करना पड़े। तो ये पूरा पैसेज है। अब इसके बाद इसके आंसर क्वेश्चंस हैं। वाई वॉज रिप्स फार्म इन बैड कंडीशन? रिप का जो फार्म था वो क्यों बैड कंडीशन में था, क्यों बुरी कंडीशन में था? तो क्यों था? बिकॉज हिज पेरेंट्स वर बिजी, ही वॉज लेजी, ही वॉज ऑफन सिक, देयर वर टू मैनी एनिमल्स। तो इसमें से सही जवाब क्या है? ही वॉज लेजी। सेकेंड पार्ट कि वो बहुत लेजी था और उसको काम करना बिल्कुल पसंद ही नहीं था। वॉट वॉज द नेम ऑफ रिप्स डॉग? तो उसका डॉग का नाम था वोल्फ। अगर नहीं भी पता है तो आप पैसेज में जाके यहाँ देख सकते हैं, हिज डॉग नेम्ड वोल्फ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप आसानी से पता लगा सकते हैं। उसके बाद है वेयर वुड रिप गो टू अवॉइड वर्क? कहाँ पे चला जाता था वो? इनटू द फॉरेस्ट। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन का आंसर तो आप सीधा यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है टू अवॉइड वर्क ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट। तो आप यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन में पूछा है अवॉइड वर्क के लिए वो क्या करता था, तो आंसर में क्या है? वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट। तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर ये है। ओके, आपको पैसेज में से ही सवाल के जवाब को उठाना है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What happened to Rip's fences? अब रिप के फेंसेस का क्या हुआ? मान लीजिए हमें नहीं पता है कि रिप के फेंसेस का क्या हुआ, तो वापस से पैराग्राफ में चलते हैं। अब यहाँ पे रिप के फेंसेस की बात हो रही है, वहाँ पे देखेंगे हिज फेंसेस। हिज यानी उसके, उसके यानी किसके? रिप के। तो रिप के फेंसेस वर फॉलिंग इनटू पीसेस। क्या है ऑप्शन, क्या है आंसर? यहाँ पे क्या लिखा है? फॉलिंग इन टू पीसेस, फॉलिंग टू पीसेस। अब ऑप्शंस में देखते हैं क्या ये लिखा है। हाँ बिल्कुल लिखा है, थर्ड वाले पार्ट में लिखा है दे वर फॉलिंग टू पीसेस। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? दे वर फॉलिंग टू पीसेस। नाउ ई पार्ट है चूज द वर्ड विच इज अपोजिट ऑफ एक्टिव फ्रॉम द पैसेज। अब यहाँ पे बोला है कि एक्टिव का अपोजिट बताना है, तो मैंने आपको पहले ही बताया अपोजिट का मतलब होता है कि जो उस शब्द का उल्टे अर्थ वाला शब्द है, विलोम शब्द जिसको हिंदी में कहते हैं, वो होता है अपोजिट। अगर पेपर में पूछा जाए सिमिलर, तो सिमिलर का मतलब होता है जिसका मतलब समान है। ओके, तो आपको दोनों का मतलब पता होना चाहिए बेटा, क्योंकि दोनों में से कोई भी सवाल में आ सकता है। यहाँ पे दोनों पैसेज में अपोजिट पूछा है, पर ये भी हो सकता है कि एक क्वेश्चन में अपोजिट आ जाए और एक में सिमिलर आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए। अपोजिट यानी विलोम शब्द, उल्टे अर्थ वाले शब्द, और सिमिलर यानी कि समान अर्थ वाले शब्द। जैसे कि हिंदी में क्वेश्चन था कि फूल का समानार्थी बताओ, तो हमने उसका उत्तर क्या लिखा था? पुष्प, कुसुम या सुमन। वो समानार्थी शब्द हैं, तो इंग्लिश में वो होते हैं सिमिलर मीनिंग वाले शब्द। ओके, हाँ, तो इस क्वेश्चन में अब बोला है एक्टिव का अपोजिट बताना है। अब एक्टिव कौन होता है? जो हर काम बड़ी जल्दी जल्दी से कर लेता है, बड़े अच्छे से कर लेता है। ओके, लेकिन अब यहाँ पे देखते हैं कि पैराग्राफ में एक्टिव का क्या मतलब यहाँ पे लगाया गया है। तो रिप कैसा था? रिप लेजी था, वो कोई काम नहीं करता था। एक्टिव का मतलब होता है जो हर काम अच्छे से करे, लेकिन रिप तो कोई काम नहीं करता था। और उसके लिए पैराग्राफ में क्या शब्द यूज़ किया है? रिप के लिए यूज़ किया है लेज़ी। तो यानी कि एक्टिव का अपोजिट भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? लेज़ी। ओके, तो एक्टिव का अपोजिट हो जाएगा लेज़ी। तो ये आपका सेक्शन ए यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। और जो रीडिंग वाला सेक्शन है वो बहुत इजी होता है बेटा, बस आपको थोड़ा पैसेज अच्छे से पढ़ना है। और अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं समझ में आ रहा है तो वापस से उसको पैसेज में पढ़िए, नहीं आ रहा है दोबारा से पढ़िए, 2-3 बार उसको अच्छे से पढ़िए। कनेक्शन बिठाने की कोशिश कीजिए कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है उस जो क्वेश्चन की लाइन है उसको
पैसेज में ढूंढने की कोशिश करिए, क्योंकि जहाँ पे वो लाइन होगी ना उसी के आसपास ही ना उसका आंसर भी लिखा होगा। और फिर ऑप्शंस में से भी उसको आप देख सकते हैं कि ऑप्शंस में से आप ढूंढ सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो पैसेज में उसके दिया गया है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। और जो सेक्शन ए है बेटा रीडिंग वाला, चाहे वो हिंदी सब्जेक्ट में हो चाहे वो इंग्लिश सब्जेक्ट में हो, बहुत आसान है उसमें नंबर लाना। तो सभी बच्चे इसको अच्छे से करेंगे प्रैक्टिस। और इसके लिए आप अपनी बुक के कोई भी एक पैसेज उठा के उसको अच्छे से रीड करिए और उसको समझिए कि भाई इसमें से कैसे क्वेश्चन बन के आ सकता है। और अनसीन पैसेज के लिए आप कोई भी आपके न्यूज़पेपर या कोई मैगज़ीन है या आपके भाई बहन की अगर बुक में से इंग्लिश और हिंदी के पैसेज को पढ़ के और उसको समझने की कोशिश करिए और ये सोचिए कि उसमें से कैसे पेपर आ सकता है। उसमें आप जो शब्द आपको थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा डिफ़िकल्ट है उसका वर्ड मीनिंग याद करिए, उसके अपोजिट याद करिए। तो इस तरीके से आप जो रीडिंग वाला सेक्शन है वो और अच्छे से आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब सेक्शन बी पर आ जाते हैं। सेक्शन बी है राइटिंग। अभी तक हमने सेक्शन ए में हमारी रीडिंग के ऊपर क्वेश्चन थे। आपने देखा होगा कि जो भी क्वेश्चन थे उसके लिए बार बार हमें पैसेज को रीड करना पड़ रहा था। ओके, तो उसमें हमारी रीडिंग एबिलिटी के ऊपर हमसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो राइटिंग एबिलिटी के ऊपर पूछे जाएंगे। तो इसका थर्ड क्वेश्चन हम यहाँ देख लेते हैं। राइट अबाउट एन इंसिडेंट व्हेन यू हैव एक्सपीरियंस्ड हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट और सरप्राइज। यानी अपने किसी एक इंसिडेंट, आपके साथ कोई ऐसा अनुभव हुआ हो जिसमें आपको बहुत हैप्पीनेस फील हुई हो या आप बहुत एक्साइटेड हो गए हो या आप बहुत सरप्राइज हो गए हो, तो आप उसके बारे में आपको लिखना है। और आप यू कैन यूज़ द क्लूज़ गिवन इन द हेल्प बॉक्स। यहाँ पे देखिए बेटा आपको हेल्प बॉक्स में ना कुछ क्लूज़ भी दिए हुए हैं। विद whom, कि किसके साथ आपको ये फील हुआ। when did it happen, कब हुआ ये चीज़। why, क्यों हुआ। where, कहाँ पे हुआ। फीलिंग, आपको क्या फील हुआ, हैप्पी, एक्साइटेड या सरप्राइज। तो जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है। वन डे आई फेल्ट वेरी हैप्पी व्हेन माई पेरेंट्स गेव मी अ सरप्राइज गिफ्ट। तो यहाँ आप देखिए फीलिंग की बात हो रही है कि क्या फील हुआ है, हैप्पी फील हुआ है। वाई, क्यों फील हुआ है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे क्या दिया है, सरप्राइज गिफ्ट दिया है। इट हैपन्ड ऑन माई बर्थडे, तो यहाँ पे था व्हेन डिड इट हैपन, ये कब हुआ, तो इट हैपन्ड ऑन माई बर्थडे, कि मेरे बर्थडे पर ये हुआ। विद whom, आई वॉज विद माई फैमिली, कि किसके साथ हुआ, मैं अपनी फैमिली के साथ था। ओके, दे गेव मी अ न्यू बाईसाइकिल, उन्होंने मुझे एक साइकिल ला के दी। आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू सी इट, इट वॉज द वन ऑफ द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसमें आप कोई और एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं कि जैसे जब आप ज़ू गए, वहाँ पे जब आपने फर्स्ट टाइम लायन को देखा तो आपको बहुत अच्छा लगा, आप बहुत सरप्राइज हो गए उसको देखकर। तो इस तरीके से आप कोई भी अपना एक्सपीरियंस लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है और। तो मैं हर वीडियो में आपको ये बताती हूँ बेटा कि जब भी और लिखा हो तो यानी कि इसका मतलब ये है कि या तो हमें ऊपर वाला क्वेश्चन करना है या फिर नीचे वाला करना है, दोनों में से कोई एक ही करना है, दोनों क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने हैं। ओके, तो देखिए फर्स्ट पार्ट में आपको अपना एक्सपीरियंस लिखना था और सेकंड वाले में इसमें जो चॉइस है इसमें उसमें आपसे बोला है कंप्लीट द स्टोरी बाय फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द हेल्प बॉक्स। यानी कि अब यहाँ पे हमें एक स्टोरी दी हुई है जिसको हमें कंप्लीट करना है और उसमें हमें ये जो हेल्प बॉक्स दिया हुआ है इसमें से ढूंढ के आंसर लिखने हैं, हमें अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं लिखना है। अगर आपको हेल्प बॉक्स दिया हुआ है और उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी से कोई आंसर लिख देते हैं तो फिर वो नहीं माना जाता है। आपको हेल्प बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं बेटा आपको वो ही लिखने होते हैं। ओके, कई बार बच्चे ऐसी गलती करते हैं
कि हेल्प बॉक्स में कुछ और वर्ड दिया हुआ है लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से ही कोई वर्ड लिख के आ जाते हैं तो वो गलत हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमें 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। लेट्स सी। देयर आर मैनी थिंग्स दैट मेक मी हैप्पी। बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे मुझे खुशी मिलती है। आई फील हैप्पी व्हेन आई डैश एंड व्हेन आई स्पेंड टाइम विद डैश। कि मुझे अच्छा लगता है जब डैश करता हूँ मैं और जब मैं अपना टाइम स्पेंड करता हूँ डैश। तो व्हेन आई स्पेंड टाइम विद, तो इसमें तो सिंपल हमें कब अच्छा लगेगा, जब हम अपनी फैमिली के साथ होंगे, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो सेकंड वाले का आंसर आ जाएगा ये, माय फैमिली एंड फ्रेंड्स। ओके, सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा ये, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसके आगे। सेकंड वाला किसका है, माय फैमिली एंड फ्रेंड्स। कि आई फील हैप्पी जब मैं अपनी टाइम स्पेंड करता हूँ फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। अब फर्स्ट वाले पे देखते हैं, आई फील हैप्पी व्हेन आई डैश। कि मुझे कब अच्छा लगता है, स्माइलिंग एंड लाफिंग, सिंग एंड डांस, आई गॉट अ सरप्राइज गिफ्ट, हेल्प अदर्स। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में क्या आएगा, हेल्प अदर्स। फर्स्ट वाले में आ जाएगा हेल्प अदर्स। ओके, तो इस तरीके से सेंटेंस बन गया, देर आर मैनी थिंग्स दैट मेक्स मी हैप्पी, आई फील हैप्पी व्हेन आई हेल्प अदर्स एंड व्हेन आई स्पेंड टाइम विद माय फैमिली एंड फ्रेंड्स। कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको करके मुझे खुशी मिलती है। मुझे अच्छा लगता है जब मैं दूसरों की हेल्प करता हूँ और जब मैं अपनी फैमिली या अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। When I am happy, I show it by dash। कि जब मैं खुश होता हूँ तो मैं उसको कैसे दिखलाता हूँ, by स्माइलिंग एंड लाफिंग। कि थर्ड वाले का ये हो जाएगा, स्माइलिंग एंड लाफिंग। कि जब मैं खुश होता हूँ तो मैं स्माइल करता हूँ और लाफ करता हूँ, हंसता हूँ और मुस्कुराता हूँ, जिससे कि मैं अपनी हैप्पीनेस को दिखाता हूँ। फिर है नेक्स्ट, आई डैश टू एक्सप्रेस हाउ ग्रेटफुल आई एम फॉर एवरीथिंग। आई इसका हो जाएगा आई सिंग एंड डांस। फोर्थ वाले का हो जाएगा आई सिंग एंड डांस टू एक्सप्रेस हाउ ग्रेटफुल आई एम फॉर एवरीथिंग। ग्रेटफुल यानी कि मैं कितना ज़्यादा थैंकफुल हूँ, कि मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ कि मैं कितना खुश हूँ, और ये दिखाने के लिए मैं सिंग करता हूँ, मैं गाना गाता हूँ और मैं डांस करता हूँ। वन डे आई वॉज़ वेरी हैप्पी बिकॉज डैश। ठीक है, तो वो क्यों हैप्पी था, बिकॉज आई गॉट अ सरप्राइज गिफ्ट। तो फिफ्थ वाले का आंसर हो जाएगा आई गॉट अ सरप्राइज गिफ्ट। Everyone around me could see that I was feeling very happy. It was one of the best day of my life. तो जब मुझे सरप्राइज़ गिफ्ट मिला तो सब देख रहे थे कि मैं बहुत खुश हूँ और वो मेरे जीवन का बेस्ट डे था। तो इस तरीके से क्वेश्चन था, आप दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड और रिलेटिव इन अनदर सिटी टेलिंग हिम हर अबाउट एक्टिविटीज़ इवेंट्स हैपनिंग इन योर स्कूल। अब आपको अपने किसी फ्रेंड या अपने किसी रिलेटिव को लेटर लिखना है जो कि किसी और सिटी में रहता है, और आपको उनको लेटर लिख के बताना है कि आपके स्कूल में कौन सी एक्टिविटीज़ या इवेंट हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपका एड्रेस आएगा, यहाँ पे आप अपना कुछ भी एड्रेस लिख सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पे डेट आ जाएगी आज की, ग्रीटिंग्स। नाउ यहाँ पे हमें लिखना है, सबसे पहले यहाँ पे आप ग्रीटिंग्स के बाद लिखेंगे डियर, जो भी आपके फ्रेंड का नाम है। लेट्स से योर फ्रेंड इज़ मोहित, तो हम लिखेंगे डियर मोहित। देन हाउ आर यू, आप कैसे हैं। आई होप यू आर डूइंग वेल, आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू टेल यू अबाउट एन इवेंट हैपनिंग इन माई स्कूल, मैं तुम्हें ये लेटर इसलिए लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें बताऊँ कि मेरे स्कूल में एक इवेंट होने वाला है।
नेक्स्ट वीक वी आर हैविंग आर एनुअल डे सेलिब्रेशन। अगले हफ्ते हमारे स्कूल में एनुअल डे सेलिब्रेट किया जाएगा। देयर विल बी डांस, म्यूज़िक, ड्रामा एंड स्पीचेस। वहाँ पर डांस भी होगा, म्यूज़िक भी होगा, ड्रामा भी किया जाएगा और स्पीचेस भी दी जाएंगी। आई एम ऑल्सो टेकिंग पार्ट इन अ डांस परफॉर्मेंस। मैं भी डांस परफॉर्मेंस में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। ऑल द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर वेरी एक्साइटेड। सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड हैं। द स्कूल इज़ बीइंग डेकोरेटेड विद कलरफुल बलून्स एंड लाइट। और स्कूल को कलरफुल बलून से और लाइट से सजाया जाएगा। आर पेरेंट्स आर ऑल्सो इन्वाइटेड टू वॉच द प्रोग्राम। हमारे पेरेंट्स को भी इन्वाइट किया गया है इस प्रोग्राम में। I am really looking forward to this special day. I will tell you all about it after the event. और मैं इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ और जब ये इवेंट हो जाएगा तो मैं तुम्हें बताऊँगा कि ये किस तरीके से हमारा इवेंट हुआ है। फिर इसके नीचे है योर्स लविंग। फिर योर्स लविंग के नीचे आप अपना नाम लिख देंगे। मान लीजिए आपका नाम है रोहित, तो आप लिख देंगे योर्स लविंग रोहित। ओके, तो ये था लेटर। अब इसके बाद अगेन चॉइस है और दिया हुआ है, तो यानी कि या तो ऊपर वाला करना है या ये करना है। जो भी आप लिखने में कंफर्टेबल हो वो आप कर सकते हैं। नीचे है राइट अ लेटर टू योर पेरेंट्स टेलिंग देम अबाउट योर स्कूल रूटीन एंड हॉस्टल लाइफ। अब क्वेश्चन है कि आपको अपने पेरेंट्स को लेटर लिखना है और अपने स्कूल और अपने हॉस्टल लाइफ के बारे में बताना है। तो जैसा कि क्वेश्चन पढ़ के ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके अंदर आप समझ लीजिए कि आप किसी और जगह पर हैं, आप अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते हैं, आप हॉस्टल में रह रहे हैं और आप वहीं कहीं स्कूल में भी पढ़ते हैं। तो आपको अपने पेरेंट्स को अपना डेली रूटीन लिखना है। तो राइटर्स एड्रेस, राइटर्स यानी कि जो लिख रहा है, यानी कि आप इस वक्त आप लेटर लिख रहे हैं तो यहाँ पर आपका एड्रेस आएगा। ओके, यहाँ पर डेट आएगी और यहाँ पे ग्रीटिंग्स आएंगे। डियर मदर एंड फादर, How are you? I am fine here and hope you are also doing well. कि आप कैसे हैं? मैं यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे। I am writing this letter to tell you about my school routine and hostel life. मैं आपको अपने स्कूल रूटीन और अपने हॉस्टल लाइफ के बारे में आज पत्र लिख रहा हूँ। Every morning I wake up early and get ready for school. हर रोज़ सुबह मैं जल्दी उठता हूँ और स्कूल के लिए तैयार होता हूँ। वी हैव ब्रेकफास्ट इन द डाइनिंग हॉल एंड देन गो टू आवर क्लासेस। हम डाइनिंग हॉल में ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर अपनी क्लासेस के लिए चले जाते हैं। माई टीचर्स आर वेरी काइंड एंड हेल्पफुल। आई इन्जॉय स्टडिंग एंड प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स। मेरे टीचर बहुत ही काइंड हैं, बहुत दयालु हैं और बहुत हेल्पफुल हैं और मुझे अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई करना और खेलना बहुत पसंद है। In the evening we play games in the playground and then do our homework। और शाम को हम प्लेग्राउंड में गेम्स खेलते हैं और अपना होमवर्क करते हैं। The food in the hostel is tasty and my roommates are very nice। और हॉस्टल का खाना बहुत टेस्टी है और मेरे रूममेट्स बहुत अच्छे हैं। At night we talk and share stories before sleeping। और सोने से पहले हम बात करते हैं और अपनी स्टोरीज शेयर करते हैं। Please don't worry about me. I am happy and safe here. I miss you both very much। और मेरे बारे में चिंता ना करें, मैं बहुत खुश हूँ और सुरक्षित हूँ और मैं आप दोनों को मिस करता हूँ। इसके बाद आएगा योर्स लविंग सन और डॉटर, और उसके नीचे आप अपना नाम लिख देंगे। अगर आप लड़के हैं तो आप सन लिखेंगे और अगर आप गर्ल हैं तो आप डॉटर लिखेंगे। ओके, तो ये हमारा सेक्शन ए और सेक्शन बी था जिसमें हमने रीडिंग और राइटिंग के बारे में बात करी थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका सेक्शन सी और सेक्शन डी इसका बना दूँगी। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए।